प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का किया शुभारंभ। शो में कंपनियां विश्वस्तरीय अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पाद किए गए प्रदर्शित। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में पूर्वी तिमोर और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय बैठक। द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, डीपी वर्ल्ड, सुजुकी, एपीएम टर्मिनल्स और डेक्कन विश्वविद्यालय के प्रमुखों ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। – 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। बीजेपी महासचिव की बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा जारी। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं की भी बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का किया निरीक्षण। हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पैरा आर्चर शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी किया सम्मानित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आज उद्घाटन किया। उनके साथ मोजाम्बिक और तिमोर के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दर्शाया गया है। तो ये ग्लोबल ट्रेड शो और इसमें देश और विदेश की तमाम बड़ी कंपनियों के जो उत्पाद हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इसके बारे में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है और ये तकनीक आने वाले दिनों में किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। और साथ में आप देख सकते हैं मोजाम्बिक के राष्ट्रपति को भी और पूर्वी तिमोर के भी राष्ट्राध्यक्ष को। ये तमाम लोग इस ग्लोबल ट्रेड शो का मुआयना करते हुए, और इस शो के ज़रिए आप देख सकते हैं रोबोटिक्स, ड्रोन, ये तमाम चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है ताकि आने वाले दिनों में, चूँकि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाज़ार है, और यहाँ पे ये जो उभरती हुई तकनीक है इसका फ़ायदा किस तरह से भारत को भी हो सकता है, इसका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेने आए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी ने गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति
जॉस रामोस होर्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ईस्ट तिमोर की आसियान की आगामी सदस्यता के लिए राष्ट्रपति होर्टा को बधाई दी। पीएम ने ईस्ट तिमोर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। और वहीं दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भी गांधीनगर में पीएम मोदी से मुलाकात की। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए माइक्रॉन के प्रयासों पर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए संजय मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात पर खुशी जताई। He is such a visionary leader of India and so dedicated to advancing semiconductor manufacturing here in India. And we were pleased to have the opportunity to update Prime Minister Modi on the progress that we are making with our Sanand project. So a meeting was dedicated to that, as well as Micron's focus on continuing to increase the workforce for semiconductor manufacturing here in India. और वहीं डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने भारत में निवेश को और बढ़ाने के लिए डीपी वर्ल्ड की योजनाओं पर चर्चा की। इनमें टिकाऊ, हरित और ऊर्जा कुशल बंदरगाहों और विश्व स्तरीय टिकाऊ लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मुलाकात के बाद सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। Was an excellent meeting. This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. It was very inspiring. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India, because India has better facilities, better engineers, global reach. India's reputation as a market and as a trade partner is well respected around the world. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डेक्कन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लेन मार्टिन ने भी मुलाकात की। गांधीनगर में हुई इस मुलाकात में उन्होंने साइबर सिक्योरिटी से संबंधित सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए डेक्कन विश्वविद्यालय की सराहना की। प्रोफेसर लेन मार्टिन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को शानदार अनुभव बताया। We had a truly fantastic conversation around the future of education, skilling and research in India, clearly focused on us being in India for 30 years, but tomorrow inaugurating the first international branch campus at Gift City of Deakin University. So this is a very auspicious and special day, and to combine that inauguration with the vibrant Gujarat Festival, with Prime Minister Modi being here, is a very special time indeed. और वहीं सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मेड इन इंडिया वाहनों का निर्यात करके भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में एक मजबूत प्लेयर के तौर पर मारुति सुजुकी की योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान भारत में वाहन स्क्रैपिंग और वाहन रीसाइक्लिंग से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भी लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। और वहीं एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ सिमवेटसन ने भी पीएम से मुलाकात की। पीएम ने गिफ्ट सिटी में उनकी विस्तार योजनाओं का स्वागत किया। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें हरित हाइड्रोजन और लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे के विकास जैसे अहम विषय शामिल रहे। बाद में कीथ ने प्रधानमंत्री के विजन और उनकी गहरी जानकारी को सराहा। First of all, it's really good to be here at Vibrant Gujarat, and a great honor to have the opportunity to discuss with the Honorable Prime Minister about his 2047 vision for the country and how that feeds into the maritime sector
And for us, it's very exciting to have the opportunity to discuss that with the Prime Minister. And I must say, very inspiring policies, and I was very impressed with his knowledge about the details of our industry. And so it was a very good meeting. और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा महासचिवों की बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ पार्टी की रणनीति पर भी विचार विमर्श जारी है। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन के बीच भी मंथन जारी है। आज महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई। इस बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मालदीव के सांसद की पोस्ट पीएम मोदी पर किए गए आपत्तिजनक बयान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि अगर किसी अन्य देश का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पद पर है हमारे पीएम पर ऐसे टिप्पणी करता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बढ़ेंगे आगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये न्याय यात्रा राहुल गांधी की 15वीं रीलॉन्च और रीब्रांडिंग यात्रा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस न्याय यात्रा को छोड़कर सिर्फ इंडी गठबंधन जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। ये न्याय यात्रा दरअसल राहुल गांधी की 15वीं रीलॉन्च, रीपोजिशनिंग और रीब्रांडिंग यात्रा है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के प्रति अविश्वास जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे कर रही है, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन की प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस अपनी जगह को खोती जा रही है, तो राहुल गांधी को रीलॉन्च, राहुल गांधी को रीब्रांड और कांग्रेस पार्टी को रीपोजिशन करने वाली यात्रा है। सबसे पहले राहुल जी ये न्याय यात्रा ये सब छोड़ दें, वो केवल और केवल इंडी अलायंस जोड़ो यात्रा निकाले। वहीं तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि तमिलनाडु के लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में डीएमके को खारिज करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी लाइन से हटकर वोट करने वाले हैं। It is very clear Modi ji is coming back to power. The question is whether he is going to coming back to power with 400 seats or 450 seats. That's the question now. For BJP 2024, Tamil Nadu will be a historic year, and the vote is for Modi ji. I am sure many political parties, cadres will vote for Modi ji this time. I am very sure, because they want a stable Prime Minister. They want a strong Prime Minister. And these elections are not state-specific elections. So Tamil Nadu this time you will see historic votes, historic MPs coming to BJP. Mood on the ground is very, very clear. This is Modi ji's election. I am going to vote for Modi ji. और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में गंभीर रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नाकाफी चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से बिस्तरों की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार को पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में 2017 में शुरू की गई एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली में आबादी के हिसाब से चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर ज्यादा खर्च की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार को शहर के सभी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या रियल टाइम में देने वाला एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने की व्यावहारिकता पता करने का भी निर्देश दिया है। भूमि उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण के मामले में उद्धव गुट के नेता और विधायक रविंद्र वाइकर और उनके सहयोगियों से संबंधित 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया नई किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिखी है। अजय बिसारिया ने अपनी किताब में भारत के पुलवामा हमलों के बाद की कूटनीतिक स्थिति को लेकर भी काफ़ी अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ा था, लेकिन पाकिस्तान भारत से डरा हुआ था। इसलिए भारत इस बात को लेकर निश्चिंत था कि पाकिस्तान हमारे पायलट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए लौटा देगा। अजय बिसारिया ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि कैसे घबराए हुए इमरान खान ने पीएम मोदी से बात करने की कोशिश भी की थी। That the pilot would be returned because the consequences would have been serious, and this was a message that went loud and clear to Pakistan's system, and Pakistan then reacted. So we were fairly sure that the pilot would be returned unharmed. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज दिल्ली सरकार के विभिन्न पदों और विभिन्न मंत्रालयों के 398 नियुक्तियों के सर्टिफिकेट बांटे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास तो कई करते हैं, लेकिन मौका कुछ ही लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश दूसरों को नौकरी देने की भी है और यही वजह है कि उनकी तरफ से 25,000 स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट भी कोर्स के बाद बांटे गए हैं। गौरतलब है कि इस बार की गई ये कोशिश, जबकि पिछले 1.5 वर्ष में तकरीबन 22,000 नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालयों में की गई हैं। इस मौके पर दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सरकारी नौकरी आजीविका का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि देश की सेवा और देश की तरक्की में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान का अवसर आपको ये देता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ आप एक जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। और अब रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के साथ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रामनगरी
दुल्हन की तरह सजी हुई है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। वहीं अयोध्या के बदलते स्वरूप की आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सज गई है। अपने आराध्य के लिए रामनगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। इस बीच अब वीवीआईपी समेत दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है और पूरे जनपद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे पूरे जनपद में लगाए गए हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन और टीथर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि एरियल व्यू और एरियल सर्विलांस की जा सके। जो अभी सूचना यानी इंटेलिजेंस की टीम्स हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। इस बीच अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। लोग अपने आराध्य हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की ही तरह भव्यता दिव्यता के साथ सरयू आरती भी होगी। भव्यता दिव्यता गंगा की आरती और सरयू की आरती ऐसी होना चाहिए जो पर्यटन मंत्री ने कहा है। बहुत अच्छी बात कहा है। इसकी भव्यता दिव्यता देख करके इससे लोग और भी उस पर आकर्षित हों। और दूसरी तरफ अयोध्या के बदलते स्वरूप की आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। चारों तरफ आकर्षित लाइटों से जगमगाती अयोध्या के चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। अयोध्या के प्रमुख पार्कों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ पार्कों में सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पार्कों में लगाए जा रहे सोलर ट्री भी अब दूधिया रोशनी बिखेरने के लिए तैयार होने लगे हैं। अयोध्या को चूंकि प्रभु राम की नगरी है और वो सूर्य वंश के राजा थे, तो इस लिहाज से हम इस चीज़ से इंस्पायर होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया कि हम लोग इसको एक सोलर सिटी के रूप में विकसित करें। तो अयोध्या संभवतः हमारी समझ से स्टेट का पहला सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर यूपी नेडा द्वारा सोलर इंस्टॉलेशंस और सोलर पावर और इसके लिए कार्य किया गया है। भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच दंडकारण्य के नाम से मशहूर और रामायण काल से जुड़ा डांग जिले के आसपास के शबरी मां के वंशज इस ऐतिहासिक पल को मनाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। ये लोग इस दौरान वहां धनुष बाण चढ़ाएंगे और 1008 कुंडीय यज्ञ में भी भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या के सूर्य कुंड पर लाइट और लेजर शो का भी आयोजन किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अवधपुरी में उत्सव का माहौल है। सरयू किनारे होने वाली आरती श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है। शंख, घंटा और घड़ियाल की पवित्र ध्वनि से पूरा परिसर गुंजायमान हो रहा है। मन में अपने आराध्य को नमन करने की लालसा लिए बड़ी तादाद में राम भक्त और दूर दूर से आए सैलानी हर रोज
सरयू तट पर होने वाली इस आरती में शामिल हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन जितना नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह और उमंग बढ़ती ही जा रही है। जब रामपथ से आप चलेंगे तो रामपथ पे आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे तरीके की लाइट है, फिर उसके और आगे बढ़ेंगे तो लाइटों का, और आप सोचिए कि इस प्रकाशमय दृश्य से इस पूरे अयोध्या को एक मनोरम दृश्य देने का बहुत ही अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। बधाई देते हैं मोदी जी और योगी जी को कि इन्होंने इतना जो है अच्छी तरह से अयोध्या को सजा रहे हैं, और 500 वर्षों से जो एकदम बुरी कंडीशन में अयोध्या थी, आज देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या के सूर्य कुंड पर लाइट और लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम के अलग अलग रूपों को वीडियो के जरिए प्रदर्शित किया गया। सूर्य कुंड पर आयोजित लाइट एंड लेजर शो की भव्यता देखते ही बन रही थी। खास बात यह रही है कि इस लेजर शो में भगवान राम को समर्पित रामलीला का भी आयोजन किया गया। बता दें कि पौराणिक सरोवर सूर्यकुंड का 24 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कि राम भक्तों के लिए एक विशेष सौगात साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बनारसी पान और बनारस के लंगड़ा आम के बाद अब अयोध्या के हनुमानगढ़ी का लड्डू पूरी दुनिया के लिए एक बौद्धिक संपदा के रूप में स्थापित होने जा रहा है। जी हां, हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध बेसन के लड्डू को अब जीआई टैग का तमगा जल्द ही हासिल होने जा रहा है। अयोध्या के वर्तमान महाराजाधिराज श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का सबसे पसंदीदा प्रसाद हनुमानगढ़ी लड्डू के जीआई पंजीकरण कराने का अवसर इस ऐतिहासिक माह में प्राप्त हुआ, जब रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री राम लला के दिव्य और नव्य मंदिर से केवल 100 मीटर की दूरी पर रामकोट की ऊंचाई पर बसे हनुमानगढ़ी का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की श्री राम लला और उनके भक्त हनुमान के प्रति अटूट भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लाखों की संख्या में भगवान हनुमान के भक्त आते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं यहाँ का प्रसिद्ध बेसन का लड्डू। हनुमानगढ़ी का यही प्रसिद्ध लड्डू अब पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है, अपने नए नवेले जीआई टैग के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सिडबी के वित्तीय सहयोग और तकनीकी रूप से तैयार हुआ है जीआई आवेदन। अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू के जीआई आवेदन के दस्तावेज को ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने तैयार किया है। इसके अलावा हलवाई कल्याण समिति अयोध्या ने आवेदक के रूप में पूरी तैयारी के साथ जीआई रजिस्ट्री चेन्नई को भेजा है। वहीं आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी आवेदन संख्या 1168 में हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू दर्ज हुई है। जीआई टैग मिलने से यह लड्डू अब भारत की बौद्धिक संपदा में शामिल होगा। यहाँ के लड्डुओं के बारे में पता चला है कि बहुत ही प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं और इनका स्वाद बहुत बढ़िया है, देसी घी के लड्डू। जो लड्डू है प्रसाद के हनुमानगढ़ी के बहुत ही स्वादिष्ट, और एक यहाँ का टेस्ट लड्डू का थोड़ा एक अनोखा टेस्ट है बिरला, ऐसा नहीं कि हर जगह मिलेंगे। लोगों से जानकारी मिली कि ये लड्डू स्वादिष्ट हैं और हनुमान जी को एज अ प्रसाद के रूप में चढ़ाना है, तो हमने यहाँ से परचेज किया है और आगे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। लड्डू यहाँ पे हनुमान जी को बहुत पसंद है। हनुमान जी को यहाँ बेसन लड्डू का भोग लगता है और देसी घी का लड्डू हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। हम लोग यहाँ पे कई पीढ़ियों से दुकान कर रहे हैं। खुरचन पेड़ा बेस्ट है, क्योंकि अभी वो ज़्यादातर खुरचन पेड़ा ही चल रहा है। अयोध्या में पॉपुलर चीज़ है खुरचन पेड़ा। तो अब लड्डू के बाद अब उसको भी टैग मिलना चाहिए जीआई वाला। मिलेगा क्यों नहीं, पर ट्रेंड में अभी भी तो है। इस लड्डू की गुणवत्ता, प्रचार प्रसार, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए स्थानीय उत्पादकों को लाभ पहुंचाने में सरकार मदद करेगी। पौराणिक मान्यता माने तो हनुमानगढ़ी के इस वक्त मैं आगे खड़ा हूं। हनुमान जी को जब बचपन में भूख लगी
तो सूर्य भगवान को वो फल समझ करके आकाश में उड़े और उन्होंने सूर्य भगवान को ही अपने मुख में रख लिया। लेकिन हनुमान घड़ी की बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी को प्रिय है लड्डू, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग यानी जीआई टैग जिसे कहते हैं मिल चुका है। तो जिस तरह मैसूर का मैसूर पाक काफ़ी फेमस है, हनुमान गढ़ी के देसी घी वाले बेसन के लड्डू अब बौद्धिक संपदा के हिसाब से भी पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर होने जा रहे हैं। कैमरामैन उमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, हनुमान गढ़ी, श्री अयोध्या धाम। और एक और जहां भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अविस्मरणीय बनाने के लिए वैदिक यज्ञ किया जाएगा। सरयू के तट पर 11,000 पार्थिव शिवलिंगों पर भगवान राम का संकीर्तन किया जाएगा। इसी के साथ ही 11 मंजिला यज्ञ मंडप में 11,000 दंपत्ति यज्ञ करेंगे। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ल की यह खास रिपोर्ट। रामेश्वरम में समुद्र के तट पर भगवान राम की सेनाएं खड़ी थी। लंका पर जाने के लिए पुल का निर्माण हो चुका था, लेकिन इससे भी पहले भगवान राम लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान शिव मोहिन दूजा, बालू का शिवलिंग बनाते हैं, उसका पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद लंका पर चढ़ाई करते हैं। दृश्य कुछ ऐसा अयोध्या में भी है। जब भगवान के राम भक्त सड़कों पर अयोध्या में हैं तो सरयू के तट पर, या तो कहें कि सरयू की गोद में 1008 ये स्थान बनाए गए हैं, जहां पर 9 दिनों तक लगातार 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भगवान राम का संकीर्तन किया जाएगा और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण वातावरण को राममय कर दिया जाएगा। जी, विश्व कल्याण सीताराम नाम जप महायज्ञ ये होने जा रहा है भगवान प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर। जी, हमारे गुरुजी ने 15 में यहाँ यज्ञ किए थे, इसे ही विशाल यज्ञ हुआ था। तो उस समय महाराज जी प्रण किए थे कि एक बार जब भगवान राम जन्मभूमि बनने लगेगा तो फिर हम दोबारा यज्ञ करेंगे। तो आज हमारे साक्षात प्रमाण है कि आज राम जन्मभूमि बनने जा रहा है और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी ने फिर दोबारा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं। 1008 शिवलिंग की स्थापना कर करके सीताराम नाम जाप 9 दिवसीय करेंगे। और सामने आप देख रहे हैं एक 11 मंजिला एक साला बना हुआ है, जिसमें उसमें 100 कुंड बना हुआ है, जिसमें 100 कुंड में 1100 जोड़े दंपति बैठेंगे। वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, जिसमें राम के लिए रामाय स्वाहा, राम का आहुति गिरेगी, रामाय स्वाहा, राम के लिए। इन वैदिक कार्यक्रमों से संपूर्ण अयोध्या कहीं न कहीं राममय होगी और राम भक्तों को बहुत प्रतीक्षित वह अवसर जरूर देखने और सुनने को मिलेगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दर्शन करने के लिए राम भक्तों की बड़ी संख्या आएगी। इसको देखते हुए अयोध्या आने वाले इन राम भक्तों के रुकने के लिए पर्यटन विभाग ने होली अयोध्या नाम का ऐप जारी किया है। इस ऐप के माध्यम से अयोध्या के 700 घरों का पंजीकरण किया गया है, जिन घरों में बाहर से आने वाले अतिथि रह सकेंगे और भोजन कर सकेंगे। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला की एक और खास रिपोर्ट। ऐसा अनुमान है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भगवान श्री राम की होगी तो दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। इस वृद्धि के मद्देनज़र प्रशासन ने अनेक इंतजाम किए हैं। अयोध्या वासियों ने भी बढ़ करके उसमें भाग लिया है। पर्यटन विभाग द्वारा जो है होम स्टे योजना के तहत लगभग 500 मकान जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं। हम बात करेंगे उन्हीं मकान मालिकों से जिन्होंने होम स्टे के लिए अतिथियों के स्वागत के लिए अपने घरों को दे रखा है। तो ऐसे जगह सेवा भाव से मैं दे रखा हूँ राम जन्मभूमि की, उससे जो है मैं बहुत लकी उस मामले में हूँ तो मुझे इतना सेवा का अवसर मिला मेरे को। इसका खर्च वगैरह कौन वहन करेगा, कैसे रेट तय होगा, खाना पीना अतिथियों कैसे देंगे, ये सब कुछ? ये सब एडीए के माध्यम से निर्धारित किया गया है। जी, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पेइंग गेस्ट योजना को रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई है। अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, प्राधिकरण के ही अधिकारी राकेश कुमार जी से जानते हैं।
पेइंग गेस्ट योजना जो है अयोध्या के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुई है कि इस योजना के माध्यम से एक तो जिन लोगों का कोविड में जॉब चली गई थी उनको एक रोजगार मिला और ऐसे लोगों की आमदनी का जरिया बना, प्लस अयोध्या में होटल्स की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस उद्देश्य से पेइंग गेस्ट योजना बड़ी कारगर साबित हो रही है। और जो यहाँ पे लोग हैं, अयोध्या के निवासी हैं, उनका अपना घर है और स्पेयर रूम है, 2 रूम से लेके 5 रूम तक इस योजना के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने करीब 600 भवनों को चयनित किया हुआ है। कल्पना है कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो तो अयोध्या में प्रवेश करते ही अनुभूति भगवान राम की मिले, भक्त की मिले और रहने के लिए घर जैसा वातावरण मिले, खाने के लिए घर जैसा खाना मिले। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार मौजूद थे। 4 दिनों के इस कला उत्सव के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए स्कूली बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कला उत्सव को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय आयोजित कर रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। खेल कूद में पढ़ाई, स्पोर्ट्स में पढ़ाई, हैकेथन में पढ़ाई, राइटिंग कंपटीशन में पढ़ाई, ये कंपटीशन आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रहेगा। ये जो कला संगम हो रहा है ये आने वाले दिनों में ये सब मेन कोर्स का हिस्सा हो जाएगा। हम 21वीं सदी में हमारी देश की बच्चों को अगर विश्व की गुरु बनानी है, विश्व की लीडरशिप स्पेस में पहुंचानी है तो NEP ने, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदल के प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल, साइंस, एग्जीबिशन, कला, ये सभी को पढ़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा। भारतीय नौसेना का P-8I XC ड्रैगन 24 में भाग लेने के लिए 8 जनवरी को गुआम में उतरा। इस अभ्यास का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान की भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को जमीन और हवा में पेशेवर बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना है। इससे जुड़ा एक फोटो भारतीय नौसेना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत को एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई है। भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने जा रहा है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से ये जानकारी दी है कि भारत इतिहास में पहली बार आगामी 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र होगा।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों को भी संबोधित किया। पेश हमारे सहयोगी गिरीश निशाना की रिपोर्ट। एनसीसी कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वायुसेना प्रमुख ने गार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कैडेटों को संबोधित करते हुए प्रसन्नता जाहिर की कि कई पूर्व एनसीसी कैडेट सरकार और सशस्त्र बलों में उच्च पदों पर हैं। उन्होंने कैडेटों को सशस्त्र बलों के अलावा विभिन्न व्यवसायों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। The armed forces are not the only domain where you can serve the nation. No matter what the field you choose, I'm of the firm opinion that each one of you holds the potential to take on leadership roles in the years ahead, courtesy your NCC background. आर्मी चीफ के समक्ष सिंधिया स्कूल ग्वालियर के कैडेटों ने बैंड की धुनों से एक अलग ही छाप छोड़ी। गौरतलब है कि एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर की शुरुआत उपराष्ट्रपति के उद्घाटन के साथ हुई थी, जिसके बाद भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अभी तक इस शिविर का दौरा कर चुके हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन की तारीफ भी की। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की अहम भूमिका भी बताई। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हम आपको अब से कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें दिखाएंगे जब संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अब से कुछ ही देर के बाद वो भारत की सरजमी पर पहुंचने वाले